Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, that is 7th of June 2024, I will be teaching the most important provisions of Indian Penal Code IPC 1860, and the provisions are from section 34 to section 38 IPC. These are the most important provisions to understand in the life of advocate and law student. So mainly आज मैं आपको समझाने वाला हूँ सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38 ऑफ IPC and from my professional whereat of IPC, and comparatively also we will study from the new न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता. In भारतीय न्याय संहिता section 34 of IPC is replaced by section 3 subsection 5 of BNS. Section 35 is section 3 subsection 6 BNS. Section 36 is section 3 subsection 7 BNS, and section 37 is section 3 subsection 8 BNS, and section 38 is section 3 subsection 9 BNS. And in this BNS, all these sections are contained in section 3 and subsection respectively 5, 6, 7, 8 and 9 in general explanations. Okay, so I will also be considering my notes, which when I'm preparing also for judiciary. So I will be considering my notes which I have made when I used to take coaching in my institute where I took the coaching. These notes will really helpful in providing the full explanation and the concept clarity on this topic, as these topics are most important in criminal law. इन टॉपिक, अगर ये टॉपिक नहीं समझे तो क्रिमिनल लॉ में आपने कुछ भी नहीं समझा. आप ये मान के चलिए आपको क्रिमिनल लॉ का सी भी नहीं आएगा अगर ये टॉपिक आपने नहीं समझे. तो ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं 34, 35, 36, 37, 38 ऑफ IPC. सो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. सेक्शन 34 की मैं एक बेयर रीडिंग दूंगा, फिर अपने नोट्स में से आपको सारी चीज़ विद एग्जांपल्स समझाने वाला हूँ. मैं एग्जांपल्स बोल कर ही समझाऊंगा क्योंकि आई डोंट हैव द पैड एंड एनीथिंग फॉर लाइक टू ड्रॉ द एग्जांपल्स द कंडीशंस, बट मैं आपको सिचुएशन मुंह से ओरली बोल कर ही बताऊंगा. उसी में पता लग जाएगा कि हाँ ये एक्ट हुआ है, ये क्राइम हुआ है, ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है. सो सेक्शन 34 ऑफ IPC आई एम रीडिंग. सेक्शन 34, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. कार्य किया है बहुत सारे व्यक्तियों ने किया है. सेवरल पर्सन्स, एक व्यक्ति नहीं है उसमें, अनेकों व्यक्ति हैं. इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और क्या पाने के लिए किया है, सब व्यक्तियों की जो कार्य कर रहे हैं, जो कोई ऑफेंस कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनकी एक कॉमन, एक सामान्य मंशा है. उनके इंटेंशन जो कि वॉलंटरीनेस में सेक्शन 39 से हमें देखने को मिलती है. उसके रूट्स, इंटेंशन इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, दैट इज़ इनविजिबल स्टेट ऑफ मेंसरिया इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ इंटेंशन, जो बिल्कुल दिख ही नहीं सकती. वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्टिव चीज़ है इंटेंशन, जो कि मन में ही छुपी रहती है. आपकी इंटेंशन कुछ और है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, एंड किसी और के माइंड में कुछ चल रहा है. इसको बोलते हैं इंटेंशन. ओके, सो मेनली एंड द बॉडी ऑफ सेक्शन 34 इज व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन. जब एक क्रिमिनल एक्ट, एक आपराधिक घटना, एक आपराधिक कार्य बहुत सारे व्यक्ति करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और उनकी कॉमन इंटेंशन एक सामान्य, उनका मेंसरिया है, उनका इंटेंशन सेम है जो भी व्यक्ति कार्य करने वाले हैं. ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट. सो जिसने कोई घातक, जिसने कोई और भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्ट किया, कोई घातक एक्ट किया, तो सभी व्यक्तियों को, चाहे उन्होंने वो एक्ट नहीं किया हो, उनको वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस घातक एक्ट करने वाले ने किया था. ये सेक्शन 34 बोलता है. और आगे बोलता है इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन. और उसी तरीके से मिलेगी कि मान लो, एज इफ का मतलब होता है लीगल फिक्शन, कानून का झूठ, कि मान लो वो घातक एक्ट जिसकी सबको पनिशमेंट मिलेगी, या वो छोटा सा एक्ट जो किसी एक व्यक्ति ने किया है लेकिन उसमें शामिल बहुत सारे लोग हैं, तो सभी को, जो शामिल बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वो कार्य नहीं किया, तब भी उनको पनिशमेंट मिलेगी. ये हमारा सेक्शन 34 बोलता है. मैं अपने नोट्स ओपन कर लेता हूँ जिसमें से हम एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे. और मैंने जो नोट्स लिखे हुए हैं उनको मैं हिंदी भी करूँगा ट्रांसलेशन, और आपको मीनिंग समझाऊंगा 34 को और बेटरली. थैंक यू.
common intention. I opened common intention in my notes, which I have made on date 30th of May 2023. I made these notes. So common intention, rule of constructive liability. कॉमन इंटेंशन को हम बोलते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. यह एक रूल है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. एक आदमी ने कार्य किया, वो ऐसा कार्य किया कि दूसरों को भी पनिशमेंट मिलेगी जो उसके साथ शामिल थे. ये होता है रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. एक ने कार्य किया, उसकी पनिशमेंट दूसरों को भी थोपी जाएगी. सेक्शन 34 आईपीसी. सेक्शन 34 आईपीसी के मेन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of common intention. Okay, so what does our law say? कानून क्या कहता है? Each of such persons, हर वह व्यक्ति is liable for the act, उस कार्य के लिए बाधित होगा. In the same manner, उसी तरीके से as if legal fiction it was done by him alone, कि वह कार्य उसने अकेले नहीं किया है. So we will elaborate criminal act more. Now the first essential point of section 34 is criminal act. Criminal act. There should be an active involvement, participation of all persons. जितने भी व्यक्ति उस आपराधिक कार्य में लगे हुए हैं, सबकी एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. वो मिले होने चाहिए. सब मतलब कुछ ना कुछ पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो उनको मिला हुआ है. सेकेंड, दिस शोज दैट देयर शुड बी सम कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ ऑल. कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. कि ए अगर गोलियां चला रहा है, सो बी क्या कर रहा है, जो शेल्स गन से निकल के पड़ रहे हैं, मतलब जो शेल्स गोली चलती है तो शेल पड़ता है, तो बी उन शेल्स को कलेक्ट कर रहा है. क्यों कलेक्ट कर रहा है? क्योंकि पुलिस आएगी और उन शेल्स को लेगी ताकि हम पकड़े ना जाएं कि हमने गोलियां कहाँ से ली थी और हमने वो मतलब बुलेट्स, और हमारी पहचान डिस्क्लोज ना हो जाए कि हमने वो बुलेट्स कहाँ से ली थी. इसलिए वो शेल्स एक बंदा बी इकट्ठे कर रहा है. सो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन कर रहा है ना. और लेकिन उसने किया क्या है, एक छोटा सा कार्य किया है. बस वो गोलियों के खोखे ही तो अपने जेब में डाल रहा है और ए गोलियां चला रहा है. सो थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन. देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट ऑल सच पर्सन्स हैव कमिटेड सम ऑफेंस इंडिविजुअली. यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितने भी वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं ना एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, वो सेवरल पर्सन्स, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी ने कुछ ना कुछ ऑफेंस किया हो. कॉम्प्लीमेंट किया हो वही ज़रूरी है. सो नाउ कमीशन ऑफ ऑफेंस मे बी ओनली बाय वन एंड अदर्स वर मियरली कॉम्प्लीमेंटिंग हिम. अपराध को घटना अंजाम तो एक व्यक्ति ने दिया, पर तो दूसरे व्यक्ति उसके साथ खड़े थे ना, वो बस उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको सहार रहे थे, उसकी सराहना कर रहे थे. थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी रूल. कॉम्प्लीमेंटिंग इज हेल्प. ओके, हेल्प कर रहे थे उस अपराध करने वाले व्यक्ति को. नाउ एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं. एक बंदा है ए, एक बंदा है बी और एक बंदा है सी. ये किसी एक्स को मारना चाहते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, अभी तो इनकी अलग अलग इंटेंशंस हैं. ए को बी का नहीं पता कि वो भी मारना चाहता है, बी को सी का नहीं पता कि वो भी मारना चाहता है. पर क्या होता है, अब वो थोड़े दिनों बाद एक पार्टी में मिलते हैं और वो उनमें डिस्कशन हो जाती है कि मेरे को एक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ए भी बोलता है मेरे को एक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बी भी बोलता है मेरे को भी एक्स अच्छा नहीं लगता, सी भी बोलता है मेरे को भी एक्स अच्छा नहीं लगता. सो जैसे ही उन्होंने डिस्कशन की और उनका प्लान बन गया, प्रायर मीटिंग ऑफ क्राइम, ऑफेंस करने से पहले प्रायर मीटिंग की, अब एक्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा. तो ये प्रायर मीटिंग, ये एग्रीमेंट करते के साथ पहले तो उन्होंने ऑफेंस कौन सा कर दिया, 120 कैपिटल बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उन्होंने कर चुके हैं वो. हालांकि उन्होंने अभी अपराध किया नहीं है क्योंकि वो इनकोहेट ऑफेंस है, इनकम्प्लीट ऑफेंस है. कॉन्स्पिरेसी करना ही ऑफेंस है. वो एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें देखना आप. यहीं पे ऐसा डिस्कशन करते ए बी सी ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी. और कॉमन इंटेंशन कब बनेगी उनकी, और कॉमन इंटेंशन भी इसी मोमेंट बन गई जब उन्होंने अपने प्लान्स, अपनी जो इंटेंशन है वो शेयर की ना एक दूसरों के साथ. ए ने बी को शेयर की, बी ने सी को शेयर करी, सी ने ए को शेयर करी. उन्होंने शेयर करी कि एक्स को मौत के घाट उतारना है. तो यहाँ पे ही उन्होंने जैसे ही अपनी इंटेंशन शेयर की, वहीं पे ही कॉमन इंटेंशन के रूट्स भी पिक्चर में आ जाते हैं. क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय ऑल, एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल. अब ये क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्ट या तो सारे करेंगे या कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन, या ए क्रिमिनल एक्ट करेगा या बी और सी इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, वही एग्जांपल ले लो, ए गोलियां मारेगा, बी गाड़ी लेके रेडी रहेगा
कि गोलियां लगते के साथ एक्स को ए भग जाए, और सी वही वही अपना वाला एग्जाम्पल की वो खोके खोके उठाएगा जो ए गोली चला रहा है ताकि पुलिस पकड़ ना सके। सो कह रहा है ऑफेंस इज कमिटेड, अब ऑफेंस घटित हुआ, अब घटना हुई, ए ने ही तो एक्स को मारा, गोलियां मारी, लेकिन बी कार लेके बैठा था रेडी उनको भगाने के लिए कि जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है एक्स की, मैं कार लेके छूमंतर हो जाएंगे तीनों ए बी सी, और सी वो गोलियां उठाने लग रहा है, वो खोके उठाने लग रहा है, शेल्स उठाने लग रहा है बुलेट के। सो ऑफेंस तो किया, अपराध तो किया ए ने, पर अब लाइबिलिटी किसकी बनेगी, अब तीनों की लाइबिलिटी बनेगी। इन द केस ऑफ मर्डर ए बी सी की तीनों की लाइबिलिटी बनेगी। यही हमें बताता है कॉमन इंटेंशन। नाउ हु हैव डन एक्चुअली, किसने किया है अपराध। मेन सेक्शन रेड विद सेक्शन 34। अब जिसने वह अपराध किया है उसको कौन से सेक्शन में सज़ा मिलेगी, वही जो उसने मर्डर किया है 302 रेड विद R/W, इसको रेड विद बोलते हैं, सेक्शन 34, उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी। इफ दे वर डिड नॉट डू ऑफेंस, इफ दे हेयर डिड नॉट डू ऑफेंस देन ऑल्सो दे विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 120 कैपिटल बी। अगर, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मानिए उन्होंने जो ए बी सी ने अपनी पार्टी में जो मिले थे उन्होंने प्लान बना लिया था, तो बोलते हैं प्लान तो बना लिया था कि मर्डर करेंगे कमिट एक्स का, अगर वो मर्डर कर देते हैं तो 302 रेड विद 34 में लाइबिलिटी बनेगी। वो मर्डर नहीं करते हैं लेकिन उनको सज़ा तो किस चीज़ की मिलेगी, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी 120 कैपिटल बी की, तो उनको 2 साल तक की सज़ा मिल ही सकती है, ये कह रहा है। अब एग्जाम्पल 2, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी। ए की भी इंटेंशन है वही एक्स को मारने की, बी की भी इंटेंशन है एक्स को मारने की, और सी की भी इंटेंशन है एक्स को मारने की, पर अभी इनकी कॉमन इंटेंशन नहीं है, अभी ये इंडिविजुअल इंटेंशन है इनकी। अब क्या होता है, ये फिर वहीं पार्टी में मिलते हैं और पार्टी में अपने प्लान डिस्कस करते हैं, और यहाँ इनकी बन जाती है कॉमन इंटेंशन। तो 120 बी कैपिटल 120 कैपिटल बी, तो इनका ऑफेंस इन पे यहीं पे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक ऑफेंस किया भी नहीं है, लेकिन प्लानिंग बनाने के लिए इनको यहाँ चार्ज कर सकते हैं। अब ए एंड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब सी भाई साहब क्या करते हैं, सी ऑफेंस नहीं करते, ए और बी जाकर एक्स को के साथ ऑफेंस करते हैं। बी शॉट एक्स, बी एक्स को गोली मार देता है। अब बी पे क्या कौन सी धारा लगेगी, बी पे सेक्शन चार्ज होगा जब उसकी ट्रायल चलेगी 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, और ए पे कौन सी लगेगी, जिसने गोली भी नहीं मारी उस पे लगेगी 302 रेड वी 34, उसको भी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, जो ए ने किया, सॉरी जो बी ने एक्स को शॉट डेड किया, तो ए को भी उसकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी थोपी जा रही है कि भाई तू भी इसी के तेरे को भी यही पनिशमेंट मिलेगी कि तूने भी मर्डर किया है, क्योंकि फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ सेक्शन 34। ओके, नाउ नोट, वी विल आई विल शेयर सम नोट इन हिंदी, मैं कुछ नोट्स बताऊंगा इन हिंदी में। कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 IPC लाइक सेक्शन 114 IPC एंड 149 IPC क्रिएट्स अ रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड जॉइंट लाइबिलिटी। सेक्शन 34 जो IPC का है वो बिल्कुल ही सेक्शन 114 IPC जो अबेटमेंट की पनिशमेंट देता है, और सेक्शन 149 जो कॉमन ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट देता है, बिल्कुल उसकी तरह ही रूल हमें बताता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का एंड जॉइंट लाइबिलिटी का, और एक साथ लाइबिलिटी का सभी ऑफेंडर्स की। हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 223 CRPC को भी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ जॉइंट लाइबिलिटी बिकॉज ऑल द अक्यूज कैन बी जॉइंटली ट्राइड फॉर द सेड ऑफेंस। यह जॉइंट लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि सभी अपराधियों को जिन्होंने ऑफेंस किया है, जिन्होंने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, उनको एक साथ ट्राई कर सकते हैं एक ही अपराध के लिए, उनका केस एक ही कोर्ट में एक ही साथ चला सकते हैं, उनका मुकदमा उन पर एक ही FIR होगी, एंड कैन बी जॉइंटली हेल्ड लाइबल, और उनको सजा दे सकते हैं जॉइंटली उन तीनों अपराधियों को जो A, B और वो C थे, अंडर सेक्शन 223 CRPC में। ठीक है, उनकी जॉइंट ऑफ ट्रायल हो जाएगा उन अपराधियों का। नेक्स्ट, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ मेन अक्यूज इज कंस्ट्रूड अपॉन द अदर अक्यूज। यह कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि जो लाइबिलिटी जो दायित्व है, जो सज़ा मिलने वाली है मेन मुख्य अपराधी को, वो उतनी ही सज़ा किसको मिलेगी, अदर अक्यूज को, जो इतने मुख्य अपराधी नहीं है उस अपराध के। इन सच केसेज the main offence is committed by one of the accused and others are held constructively liable for the main offence as they have a particular connection with the main offender. In such cases, ऐसे केसेस में, सेक्शन 34 के केसेस में, the main offence is committed by one, जो मुख्य अपराध होता है, जो मुख्य अपराध करता है वो एक आरोपी करता है, and the others are held constructively liable, और दूसरे अपराधियों को तो बस constructively liable, उनको तो
सज़ा उन पर थोपी जाती है कि आप भी लाइबल हो फॉर द मेन ऑफेंस, उस मुख्य अपराध के लिए, एज दे हैव अ पर्टिकुलर कनेक्शन विद द मेन ऑफेंडर, क्योंकि उनका एक कनेक्शन था, कंसेंसस एड आइडम था उनका मुख्य अपराधी के साथ, इसलिए उनको कंस्ट्रक्टिवली लाइबल किया जाता है। द कनेक्शन रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 34 इज डैट ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो कनेक्शन सेक्शन 34 कंसेंसस एड आइडम सेक्शन 34 आईपीसी मांगता है, वो कैसा मांगता है, कॉमन इंटेंशन का, सामान्य इंटेंशन का, एंड द फैक्ट दैट, और यह तथ्य कि दे हैव फर्दर्ड द कॉमन इंटेंशन, कि वो अपनी कॉमन इंटेंशन जो उन्होंने सामान्य अपराध सोचा हुआ था अपने माइंड में, वो उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, फर्दर्ड द कॉमन इंटेंशन, एंड वन ऑफ देम इन फर्दरेंस ऑफ डैट कॉमन इंटेंशन, और उनमें से एक व्यक्ति ने, और क्या प्राप्त करने के लिए, क्या पाने के लिए, वो कॉमन इंटेंशन का गोल पाने के लिए, हैड कमिटेड द ऑफेंस, तो उसने एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया, एक अपराध कर दिया, जो कि बी ने एक्स को शॉट डेड किया था, उसने अपराध कर दिया, एंड व्हेन द ऑफेंस वॉज कमिटेड बाय हिम, और जब वो अपराध कर रहा था, द अदर पार्टीज टू द कॉमन इंटेंशन हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड बाय डूइंग सम सच कंडक्ट्स, और जो दूसरी पार्टीज थी, उसके जो गैंग लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो बस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और उसके चाल चलन को और बढ़ावा दे रहे थे, उस कंडक्ट को, उस अपराध के व्यवहार को, विच कॉम्प्लीमेंट सपोर्ट्स द कमीशन ऑफ द सेड ऑफेंस, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है, सहारना देता है, सपोर्ट करता है, ताकत देता है किसको, एक उस मुख्य जो वो अपराध हुआ है उसको घटना करने में, उसके कमीशन में, ठीक है। अब फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी, अब ये सारी जो मैं नीचे पढ़ाने वाला हूँ, नीचे बताने वाला हूँ आपको अपने नोट से, ये सारी सेक्शन 34 की रिक्वायरमेंट्स है। 1 कॉमन इंटेंशन, अब कॉमन इंटेंशन पे हम नोट्स पढ़ेंगे। पर्टिकुलर इंटेंशन मीन्स द डिज़ायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, इंटेंशन एक वह वर्ड है, इंटेंशन हम समझ सकते हैं कि एक वह डिज़ायर होता है, एक वह कल्पना होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस करना है, एक्ट सीरियस, कोई कार्य प्रोड्यूस करना है, और वो कार्य किस चीज़ का प्रोड्यूस करना है, एक जो पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, जो परिणाम निकलेगा ना, वो कार्य प्रोड्यूस करना है, एक्ट सीरियस वो वाला हमें निकाल कर देना है। एंड व्हेन द डिज़ायर टू प्रोड्यूस दैट कॉन्सिक्वेंस बिकम्स कॉमन टू मोर देन वन पर्सन, और वो जब डिज़ायर, वो कल्पना प्रोड्यूस करने की वो कॉन्सिक्वेंस, वो परिणाम जब कॉमन हो जाती है, सामान्य हो जाती है, जब मिक्स हो जाती है एक से ज़्यादा व्यक्ति में, इट विल बी कॉल्ड एज कॉमन इंटेंशन, तब उसको कहा जाएगा कि इनकी सामान्य नीयत है, सामान्य मंशा है अपराध करने की, कॉमन इंटेंशन है। नेक्स्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन देयर हैज़ टू बी अ प्रायर एग्रीमेंट, सो फॉर्मर बनाने के लिए, कॉमन इंटेंशन, सामान्य इंटेंशन मंशा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रायर एग्रीमेंट, अपराध करने से पहले एक करार होना चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए क्राइम करने का, उन व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, और अ कंसर्ट बिटवीन द सेड पर्सन्स, या फिर उनके बीच में कोई मीटिंग होके कंसर्ट बनना चाहिए कि हम ये करेंगे। कंसर्ट में जैसे देखते नहीं हैं हम कि भाई बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, एक ड्रम बजाता है, एक पियानो बजाता है, एक बीट देता है, एक गाना गाता है, तो उनका भी तो भाई कॉमन इंटेंशन है कि क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, एक सॉन्ग प्रोड्यूस करना है और व्यूअर्स को सुनाना है। सो हम ये बेस्ट एग्जांपल है इसका समझने के लिए, तो यही होता है अपराध में। क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो एक व्यक्ति अपराध करता है, दूसरा कुछ और काम कर रहा है, तीसरा कुछ और काम कर रहा है उसी अपराध से जुड़ा हुआ। सच एग्रीमेंट शैल बी क्लियरली फॉर द कमीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस, और वो जो करारनामा उनके बीच में पहले होगा अपराध से पहले, वो सीधा सीधा किस से जुड़ा होना चाहिए कि अपराध करने से जुड़ा होना चाहिए। द एग्रीमेंट कैन बी फाउंड बाय फॉर्मली एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, ओरल राइटिंग, वो करार, वो अपराध करने का करार फॉर्मली, मतलब कानून तो नहीं, मतलब आप जो अपराधी करेंगे वो आपस में लिख कर भी कर लेंगे और बोल कर भी कर लेंगे। लिख कर इन द सेंस वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो अनलॉफुल एग्रीमेंट है, तो वो कैसे होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो बस एग्रीमेंट रह जाएगा, एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो एक वॉइड करार होगा जो कि लेकिन उनके बीच में ही रह जाएगा। और इट कैन ऑल्सो बी बाई कंडक्ट ऑन द स्पॉट, और पर ये वाला जो एग्रीमेंट है, जो करार है, वो कोई व्यक्ति ऑन द स्पॉट जिस टाइम पर अपराध हो रहा है उस टाइम भी अपने व्यवहार से भी ये कंडक्ट दिखा सकता है कि मैं भी तुम्हारे इस ऑफेंस में शामिल हूँ। डेट इज़ द पार्टीज मे नॉट हैव फॉर्मली एग्रीड,
Still on the spot they have behaved in a particular manner which manifests their agreement to the commission of said offence. कि पहले तो एग्रीमेंट नहीं किया था, कथा उसमें करार में नहीं आया था वो व्यक्ति, पर जब जिस टाइम ऑफेंस हो रहा था, अपराध हो रहा था, उस टाइम उसने बहुत रोल प्ले किया, तो ऐसा माना जाता है कि उसने एट द स्पॉट ऑफ ऑफेंस वो कॉमन इंटेंशन में ज्वाइन हो चुका था. वंस द एग्रीमेंट फॉर्मल और बाय कंडक्ट हैज़ बीन मेड, एक बार जब करार फॉर्मल या तो वो ओरल और राइटिंग या कंडक्ट से, व्यवहार से बन जाता है, दे ऑल बिकम म्यूचुअल एजेंट्स, तो वो सारे अपराधी क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए काम करने लग जाते हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए. एंड वट एवर वन डज विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन इंटेंशन, अब जो कुछ भी अपराध एक करता है और किस लिए करता है, कॉमन इंटेंशन के लिए, सामान्य नियत के लिए, सामान्य अपराध जो उनको सबको मिलकर करना उसके लिए. ही विल बी सेड टू बी रिप्रेजेंटिंग द अदर्स, तो माना जाएगा वो एक व्यक्ति जो अब अपराध कर रहा है वो दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो उनको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है. अब सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन? इट इज वंस द कॉमन इंटेंशन इज फॉर्म्ड, जब एक कॉमन इंटेंशन सामान्य नियत बन जाती है, द एग्रीमेंट इज टू कमिट द ऑफेंस जॉइंटली बाय डूइंग कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन. तो एक करार, जो द एग्रीमेंट इज टू कमिट द ऑफेंस, एक करार किस लिए आते हैं, वो सभी व्यक्ति जो कॉमन इंटेंशन एक अपराध करने वाले हैं, कि हमें एक अपराध करना है, जॉइंटली मिलजुल कर करना है, बाय डूइंग कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन, और एक दूसरे का साथ देकर करना है, ठीक है. तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन. अब नेक्स्ट, फॉर कॉमन इंटेंशन द पार्टीज शुड हैव एग्रीड विद ईच अदर टू कमिट द ऑफेंस जॉइंटली. कॉमन इंटेंशन के लिए पार्टीज एक दूसरे के साथ एग्री होंगी कि हम कमिट करेंगे, अपराध करेंगे जॉइंटली. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड देयरफॉर, और यह भी जरूरी है कॉमन इंटेंशन में, क्या, इन सेक्शन 34 दैट देयर शुड बी ए कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन, कि कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन तो जरूरी तौर पर हो. दैट इज नॉट ओनली दैट द पार्टीज हैड एग्रीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बस सिर्फ यह नहीं कि पार्टीज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक दूसरे के लिए अपराध में आई हैं इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, उस अपराध के लिए, रेदर, परंतु यह भी ऑल्सो डैट दे हैव एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और उन्होंने सचमुच में कॉम्प्लीमेंट भी किया है, एक दूसरे की सराहना भी की है जब अपराध कमिट हो रहा था उस टाइम भी. नेक्स्ट, दिस इज फर्दर एम्फोसाइज्ड बाय द फैक्ट दैट सेक्शन 34 रिक्वायर्स अ क्रिमिनल एक्ट. यह आगे भी बताया जाता है, सेक्शन 34 में एलिमेंट्स दिखते हैं कि जो सेक्शन 34 क्रिमिनल एक्ट एक आपराधिक कार्य से तो बनता ही बनता है, टू बी डन बाय सेवरल पर्सन, और वो आपराधिक कार्य कौन करेंगे, सेवरल पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलजुल कर करेंगे. द क्रिमिनल एक्ट हेयर वुड बी द ऑफेंस दैट इज कमिटेड एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन डन बाय अदर अक्यूज एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड. नेक्स्ट, दिस कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन दैट इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड हैव बीन मेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द मेन ऑफेंस. यह कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन क्यों होना चाहिए, क्यों ये सहारना होनी चाहिए दूसरे अपराधियों की वजह से, क्योंकि जो मेन ऑफेंस, जो मुख्य अपराध करना है ना, उसकी मदद हो सके, उसको और घटना उसको करने में, कमीशन में उसके. एंड इवन इफ विद इन इटसेल्फ दैट एक्ट मे नॉट बी एन ऑफेंस. अब ये बोल सकते हैं कि जो उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन किया है ना, वो अपने आप में कोई अपराध ना हो, लेकिन जो मुख्य जो अपराध कर रहे हैं, वो जो मेन उन्होंने जो कॉमन इंटेंशन उन्होंने सोची हुई है, उसके वो जो कर रहे हैं वो तो अपराध होगा ही, लेकिन जो वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन कर रहे हैं वो अपराध ना हो. जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं कि भाई बुलेट्स कलेक्ट करना, वो गोलियां चला रहा है AX पर, तो जो गोलियां जो शेल पड़ रहे हैं रोड पर, तो वो तो कल को कोर्ट में आके कह देगा, जी मैं तो कबाड़ी हूँ, मैं तो कूड़े वाला हूँ, मैं तो भाई पीतल बरस रहा था, मैं तो उठा रहा था, मैं तो अपने झोले में डाल रहा था, कल को ये कह दे, ये थोड़ी है. तो इसीलिए कह रहा है कि जो उसने एक्ट किया वो ऑफेंस ना हो, वो ऑफेंस ना भी हो, लेकिन जो मुख्य जो एक्ट हो रहा है वो तो ऑफेंस है ना, वो तो अपराध है ना, यही कह रहा है. एंड इवन इफ विद इन इटसेल्फ दैट एक्ट मे नॉट बी एन ऑफेंस और इज मियरली एन एक्ट ऑफ अबेटमेंट, या कोई ऐसा कार्य है कि बस अबेटमेंट का, उकसाने का, इंस्टिगेशन का, इट विल अमाउंट टू बी लाइबिलिटी दो सेक्शन 34 इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन वाज डन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस. फिर भी ये लाइबिलिटी बनेगी सेक्शन 34 IPC में कि बस आपने कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन किया था ऑन द स्पॉट, जब अपराध का कमीशन हो रहा था, तो तब भी सेक्शन 34 में लाइबिलिटी बनेगी उस बुलेट शेल कलेक्ट करने वाले की भी. नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द को अक्यूज शुड हैव डन द कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन. यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो मुख्य आरोपी के साथ जो दूसरा आरोपी है, जो को अक्यूज्ड है, उसने कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन किया हो, मतलब कोई सहारना की हो अपराध में, बीइंग प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, और उसी कमीशन ऑफ द ऑफेंस के स्पॉट पर, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. अब इसमें लैंडमार्क जजमेंट है ऑन द स्पॉट कमीशन ऑफ द ऑफेंस की कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट बन सकती है. लल्लन राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2003 सुप्रीम कोर्ट.
इसमें ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन भी क्रिएट हो सकती है। ये वाले पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए थे। अब नेक्स्ट we will do an example to understand more common intention and like अब बहुत सारे व्यक्ति पर्सन्स हैं ए बी सी डी और ई। अब इनकी कॉमन इंटेंशन है, अलग अलग सोच रहे हैं अभी तक तो कि एक्स की हत्या करनी है, एक्स को मौत के घाट उतारना है, ठीक है। अब क्या था, एक दिन जाकर ये सारे वही पार्टी में मिलते हैं और ए बी सी डी ई प्लान बना लेते हैं, कंसेंसस एडाइडम कर लेते हैं कि हम तो एक्स को मौत के घाट उतारेंगे। प्रायर एग्रीमेंट कर लेते हैं कमीशन ऑफ द क्राइम ऑफेंस से पहले। सो क्या होता है, नेक्स्ट डे प्रायर एग्रीमेंट के होने के अगले दिन नेक्स्ट डे ए बी सी डी इन देयर कार लेफ्ट टू किल एक्स। ए बी सी डी अपनी गाड़ी में बैठकर एक्स को मारने के लिए चले जाते हैं उसके घर पर। ई डिडंट गो, ई नहीं जाता उनके साथ, और वो एग्रीमेंट तो उसमें आया था वो क्राइम करने के, ऑफेंस करने के, पर जाता नहीं है उस दिन। इन वे रास्ते में जाते जाते ए शॉट वाई, उसको एक वाई दिख गया, ए जो ऊपर जो हमने बंदा बताया था उसको एक वाई दिख गया, उसने वाई को गोली मार दी। ए एंड वाई हैव ओल्ड ग्रजेस, ए और वाई की पुराने कोई लड़ाइयाँ थी उनके बीच में। ए सेड टू ड्राइवर, ए ने ड्राइवर को कहा स्टॉप कार रोको, एंड शॉट वाई सॉरी, और ए ने वाई को गोली मार दी। वाई डाइड, वाई वही मर गया, तो ए ने एक अपराध कर दिया मर्डर का, ठीक है। इन बिटवीन बी, और फिर थोड़ी सी कार और आगे चली तो बी ने क्या देखा, बी सो हल्दीराम, बी ने एक हल्दीराम का रेस्टोरेंट देखा। आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, बी ने बोला। आई विल ईट छोले भटूरे, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा। कैशियर से गिव मनी, कैशियर ने बोला हल्दीराम के कि पैसा दो, छोले भटूरे खाने हैं तो, फॉर छोले भटूरे। बी शॉट कैशियर, अब बी ने क्या किया, कैशियर को गोली मार दी। देन दे रीच्ड एक्स हाउस, फिर ऐसा करने के बाद वो फाइनली एक्स के घर पहुंच गए हैं, ए बी सी डी अपनी गाड़ी में बैठकर। डी सेड आई विल स्मोक, यू ऑल थ्री गो। अब डी भाई साहब क्या करते हैं, जब वो एक्स के घर पहुंच जाते हैं, वो बोल रहा है, डी बोल रहा है कि मैं तो बाहर सिगरेट पी रहा हूँ, मैं स्मोकिंग करूँगा, तुम तीनों जाओ, तुम मारो एक्स को, मैं बाहर खड़ा हूँ। ए बी एंड डी, ए बी एंड सी वेंट टुवर्ड्स एक्स। अब ए बी और सी अब एक्स के घर की तरफ चले जाते हैं। बट ओनली ए एंड बी एंटर्ड होम, परंतु एंट्री कौन लेता है घर में, ए और बी लेते हैं एक्स को मारने के लिए। डी सी स्पाइंग ओनली, सी जो बाहर उनके साथ गया था घर की तरफ, लेकिन वो स्पाई कर रहा है, बस रेकी कर रहा है। बट ए एंड बी डू नॉट फाइंड एक्स, पर घर में तो एंट्री ले ली ए और बी ने, पर एक्स मिला नहीं घर पर। बट बी फाइंड अ गोल्ड रिंग ऑन टेबल, बट जो ए और बी जब एक्स के घर में एंट्री ली थी उसका मर्डर करने के लिए, बी को, मिस्टर बी को एक्स के घर में एक टेबल पर एक सोने की अंगूठी मिल जाती है, गोल्ड रिंग मिल जाती है। अब एंड ही पिक्ड इट, बी ने वो सोने की अंगूठी उठाई और अपनी जेब में डाल ली। डी जो बाहर खड़ा था, डी आज व्हाट हैपन, ए एंड बी से ही इज नॉट होम, ए और बी कहते हैं कि भाई वो घर पे नहीं है एक्स। देन एक्स गार्ड केम रनिंग, तो एक्स के घर का जो गार्ड होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो उनकी तरफ भगा आ रहा होता है। नाउ डी शॉट गार्ड, अब डी ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी, और फिर वो फाइनली सारे गाड़ी में बैठ के अपने घर को चल दिए, या कहीं भी जो जा रहे हैं वो चल दिए। सो हमें एग्जामिन करनी है अब इनकी कौन कौन सी लाइबिलिटी बनेगी। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऑफेंसेस कितने हो। हमेशा लाइबिलिटी एग्जामिन करने से पहले ये देखना है कि उन्होंने ऑफेंस कितने किए हैं। भाई मर्डर किया है, उन्होंने कितने मर्डर किए हैं। देखो ए ने सबसे पहले तो वाई की हत्या की है, वो मारने तो एक्स को गए थे, पर बीच में हत्या उस ए ने वाई की भी कर दी, ठीक है। फिर भाई बी ने हल्दीराम, जो बी था, मिस्टर बी था, उसने हल्दीराम के कैशियर की हत्या कर दी थी छोले भटूरों के चक्करों में, ठीक है। और अब फाइनली बी ने उसके एक्स के घर से गोल्ड रिंग, एक सोने की अंगूठी भी चुरा ली थी, वो भी एक ऑफेंस हुआ है। और अब फाइनली जब सिक्योरिटी गार्ड, जो एक्स का सिक्योरिटी गार्ड है, उनको पकड़ने के लिए भगा आ रहा था कि तुम घर में कैसे एंट्री ली, तो डी ने उसको गोली मार दी। तो ब्रॉडली 4 ऑफेंसेज हुए हैं, 4 ऑफेंसेज हुए हैं। सो ए की लाइबिलिटी बनेगी 302, जो कि उसने वाई का मर्डर किया। दूसरे एक्ट में उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, तीसरे एक्ट में उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। पर 4th एक्ट में जब डी ने गार्ड को शॉट किया तो उसमें भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ए में 302 रेड विथ 34 में, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बनेगी इसमें। अब बी की क्या लाइबिलिटी बनेगी, बी की लाइबिलिटी जो
ए ने वाई को मारा था उसमें बी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन जो बी ने कैशियर को मारा था उसमें उसकी लाइबिलिटी बनेगी 302 में। और जब उसने चोरी की एक्स के घर से, वो सोने की अंगूठी भी चुरा लाया उसके घर में एंट्री करने के बाद, सो चोरी की 379 या 382 की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। और जो फोर्थ, जो गार्ड के मर्डर में वो वहाँ पे था, मौजूद था ऑन द स्पॉट, तो उसकी गार्ड, जो डी ने गार्ड को गोली मारी, सिक्योरिटी गार्ड, तो उसमें भी बी की लाइबिलिटी बनेगी 302 रेड विथ 34 में, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बनेगी, एंड सो ऑन। सी, डी और ई की ऐसी लाइबिलिटी बनेगी। पर यहाँ पे मज़े की बात ये है, जो हमने शुरू में आओ फ्रंट जो स्टार्टिंग में एग्जांपल के, हमने ए बी सी डी ई भी हमारे पास पार्टीज था, पर जब गाड़ी में बैठ के वो सारे जाने वाले थे, एक दिन पहले तक तो वो शामिल था, पर जब वो क्राइम ऑफेंस करने जा रहे थे पर ई उनके साथ गया नहीं, तो अब ई की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, अब वो कोसों दूर है सजा से। तो ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। सो आज हम सेक्शन 34 को ही बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इसको पूरा कर देंगे। कल परसों और उससे आने वाले द डे आफ्टर परसों हम फिर सीक्वेंस वाइज इनको लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और फिर इतनी लंबी वीडियो में मज़ा भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स में भी होच पोच हो जाएगा। सो मैं और नोट्स बताने वाला हूँ पढ़कर। इन एन एंड ड्यूरिंग फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इसका क्या मतलब है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का? सो इट इज सेइंग वेन एवर अ कॉमन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस इज फॉर्म्ड, जब एक सामान्य नियत मंशा बन जाती है कि हमें एक अपराध करना है, हमें एक अपराध का कमीशन करना है, द अक्यूज्ड हु हैड एग्रीड में प्रोसीड टू द स्पॉट, जिन अपराधियों के बीच में वह मंशा बनी है, इंटेंशन बनी है, वो अब कहाँ जाएंगे? स्पॉट पे जाएंगे जहाँ भी उन्हें अपराध करना है, फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जब वो स्पॉट पर जा रहे हैं जहाँ उन्हें अपराध करना है, दे मे कमिट सर्टेन अदर ऑफेंसेस, तो वो कुछ और अलग अलग ऑफेंसेस कर देते हैं सारे, जरूरी नहीं है कि सारे मिलकर एक ही ऑफेंस करें, जो बीच में जब वो जा रहे हैं उस टाइम भी वो अपराध कर सकते हैं। सो कह रहा है दे मे कमिट सर्टेन अदर ऑफेंसेस, वो कर सकते हैं कोई और घटना भी, अपराध भी, स्पोर्ट की मेन स्पोर्ट के जाने से पहले भी। ईच ऑफ दीज ऑफेंसेज डेट दे कमिट हैज़ टू बी एग्जामिन इन द लाइट्स ऑफ इट्स ओन फैक्ट, अब जो वो सर्टेन ऑफेंसेज जो मेन ऑफेंस करने जा रहे हैं, रास्ते में जो ऑफेंसेस करते हैं, अब उनकी एग्जामिनेशन, उनकी परीक्षा कैसी होगी? उनके इंडिविजुअल जो तथ्य हैं, जो उस केस में उसने क्या किया उसके लाइट्स में ही होगी, जो मेन ऑफेंस करने जा रहे हैं उसकी लाइट्स में नहीं होगी। दोज ऑफ सच ऑफेंसेज विच वर एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग द एग्रीड ऑफेंस, अब वो जो अपराध जो जरूरी बन गए थे रास्ते में जाते वक्त, जो मेन ऑफेंस के लिए अगर वो करते, ठीक है, मेन ऑफेंस के लिए कोई वो बीच में सर्टेन ऑफेंसेस करते, तो लाइबिलिटी बनती। दे ऑल विल बी सेड टू हैव हैड द कॉमन इंटेंशन फॉर द कमीशन ऑफ दोज ऑफेंसेस, तब माना जाएगा कि उनकी वो सर्टेन ऑफेंसेस करने में रास्ते के बीच में उनकी लाइबिलिटी, उनकी नीयत थी, इंटेंशन थी, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था वो ऑफेंस उस मुख्य ऑफेंस से जो उनकी कॉमन इंटेंशन से। ऑल्सो एंड दे विल बी सेड टू हैव बीन कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और माना जाएगा कि उन्होंने यह जो बीच में ऑफेंस किया, रास्ते में ऑफेंस किए हैं, अपराध किए हैं, ये मुख्य जो फर्दरेंस इन कॉमन इंटेंशन के चक्कर में किए हैं, ठीक है, ऑफ द कॉमन इंटेंशन टू कमिट द मेन ऑफेंस। एनी अदर ऑफेंस विच वॉज नॉट एसेंशियल फॉर कमिटिंग ऑफ द मेन ऑफेंस, कोई और अपराध जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, क्यों जरूरी नहीं था? क्योंकि वह अपराध इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है अपनी जगह पे, और जो जिनके लिए, जिस अपराध के लिए उनकी कॉमन इंटेंशन बनी हुई है, वो बिल्कुल उससे अलग है, कोसों दूर है। सो कह रहा है विल बी एन इंडिविजुअल ऑफेंस एंड द अर्लियर कॉमन इंटेंशन विल नॉट बी इम्प्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफेंस, तो वो जो वो वाला ऑफेंस, जो रास्ते वाला ऑफेंस है, तो उनका इंडिविजुअल ऑफेंस होगा, तो उसका कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा कॉमन ऑफेंस, कॉमन इंटेंशन के ऑफेंस के साथ, यही कह रहा है। और इसीलिए कॉमन इंटेंशन की लाइबिलिटी उस ऑफेंस में दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। जैसे हमने पुराने अभी एग्जाम्पल में किया था कि ए को वाई दिख गया था, उसके कुछ पुराने ग्रजिस थे उसके साथ, वो मारने तो जा रहे थे एक्स को, पर ए को रास्ते में वाई भी दिख गया, तो वाई को शॉट डेड कर दिया उसने। सो अब बी सी डी की थोड़ी लाइबिलिटी बनेगी, भाई ए ने वाई को इंडिपेंडेंटली मारा है, उन बी सी डी और ई की तो कोई वही कॉमन इंटेंशन ही नहीं थी वाई को मारने की। अब ए और वाई की पुरानी दुश्मनी थी, तभी तो मारा है, तो अब बी और सी डी ई पर कैसे आप 34 चार्ज कर दोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर इफ इट कैन बी प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ डेट ऑफ सच ऑफेंस, अगर ये परंतु ये साबित हो जाता है कि जब वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस हो रहा था, ए जब वाई को मार रहा था हमारे एग्जाम्पल में, तो द अदर अक्यूज्ड और सम ऑफ देम हैड फॉर्म कॉमन इंटेंशन, तब भी हो सकता है जब ए वाई को मारा था तो जो गाड़ी में बैठे थे बी सी डी, उन्होंने कोई ऑन द स्पॉट कोई इंटेंशन बना ली हो कि मैं भी पार्ट ले लेता हूँ, तब तो हो सकता है अगर ये साबित हो जाता है तो।
with the accused who committed that offense, then they will be liable for that offense read with section 34। तब उनकी लाइबिलिटी बनेगी 34 में। अगर जैसे ए वाई को शॉट मतलब गोली मार रहा था और बी सी डी गाड़ी में बैठे थे, अब बी सोचता है यार वाई तो मेरी भी आंखों में चुभता है, मैं भी चलो ए की मदद करता हूँ वाई को गोली मारने में। अब बी क्या करता है, वही जब ए गोली मारता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन कर देता है, उस बुलेट को अपनी जेब में डालने लग जाता है जो बुलेट शेल्स हैं। तो ऑन द स्पॉट उसकी बी की इंटेंशन बन गई ना, कॉमन इंटेंशन बन गई ना कि मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ ए के एक्शंस को। सो अब बी की लाइबिलिटी बन जाएगी। ऐसे में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेक्शन 34 में यही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, वेन एवर कॉमन इंटेंशन इज फाउंड फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जब भी एक सामान्य नियत, एक सामान्य मंशा बनती है किसके लिए, एक अपराध को कमीशन के लिए, एक अपराध के करने के लिए, इट इज़ इम्प्लिसिट दैट इट इंक्लूड्स द कॉमन इंटेंशन टू एस्केप। यह तो उसमें इंक्लूडेड ही है, शामिल ही है कि कॉमन इंटेंशन उस अपराध को करने के बाद भगने की, वहाँ से एस्केप करने की, अपराध करने के बाद भगने की भी कॉमन इंटेंशन उस कॉमन इंटेंशन में इम्प्लिसिट है। टुगेदर फ्रॉम द स्पॉट, साथ में एस्केप करने की, कहाँ से, उस अपराध वाले जगह से, ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम। एंड देयरफॉर इफ आफ्टर हैविंग कमिटेड द मेन क्राइम एंड वाइल एस्केपिंग फ्रॉम द स्पॉट, अब मेन ऑफेंस करने के बाद और भागने के बाद उस जगह से जहाँ पे आपने अपराध किया उन सारे व्यक्तियों ने, एनी वन ऑफ देम कमिट्स एन ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ सच एस्केप, अगर कोई उनमें से अब अपराध कर देगा सिर्फ भागने के लिए, उन्होंने एक ऑफेंस अपराध कर दिया, एक्स को मारने आए थे, उन्होंने मार दिया है, ए बी सी डी यूनि मान के चलो, और अब सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ने की कोशिश करता है। अब उनमें से एक ने, मिस्टर डी ने अब सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। सो मान के चलिए वो क्यों गोली मारी है, क्योंकि उनके एस्केप को फैसिलिटेट करने के लिए, कि सिक्योरिटी गार्ड कोई हर्डल्स क्रिएट ना करे हमें भागने में, हमारे एस्केप में। सो माना जाएगा एनी वन ऑफ देम कमिट्स एन ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ सच एस्केप इन द सेम ट्रांजेक्शन, उसी सेम ट्रांजेक्शन में वो ऑफेंस करता है, वो डी सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है, देन इट विल बी अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऑफ अदर्स एज वेल। तो अब क्या होगा, अब यह भी केस हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का दूसरों के लिए भी। सो अब जो उसके साथ और भाग रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को तो शॉट डेड किया उसने डी ने ही, लेकिन साथ में भाग तो कौन रहे थे, ए और बी भी उसके साथ जा रहे थे ना हमारे पुराने एग्जाम्पल में। तो अब उनकी भी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बन जाएगी फॉर द मर्डर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। सो अब डी पे तो चार्ज होगा 302 फॉर द मर्डर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन ए और बी जो उसके साथ एस्केप कर रहे थे मेन ऑफेंस करने के बाद, हालांकि मेन ऑफेंस हुआ नहीं था लेकिन वो एस्केप तो कर रहे थे ना। सो अब ए और बी पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बनेगी सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 की। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, सेक्शन 34। और अब कल हम करेंगे सेक्शन 35 आईपीसी, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे, इसी तरह समझेंगे सेक्शन 35 आईपीसी को। अब जो ये मेरे नोट्स थे, मेरे 2 दिनों के नोट्स थे, मैंने ये फाउंडेशन क्लासेस में लिए थे। तो मेरी एक फाउंडेशन क्लासेस 2 घंटे की होती थी और ये मेरे 4 घंटे के नोट्स थे। तो मैं आपको मात्र एंड मात्र 35 मिनट्स में बिल्कुल एलोबरेट करके एक एक डिटेल में सब कुछ बता दिया है। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 का ऑफेंस यही होता है और अन्यथा कुछ भी नहीं होता है। अब कभी भी मत भूलना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है बिल्कुल भी कभी भी मत भूलना। और बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में भी जो कॉमन इंटेंशन है बिल्कुल ही सेम है, कोई भी अलग नहीं है। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 बीएनएस में कहाँ दे रखा है, कहाँ पे प्रोवाइडेड है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में जनरल एक्सप्लेनेशन में बीएनएस में ये प्रोवाइडेड है। सो बिल्कुल भी अब मतलब कंफ्यूज नहीं रहना। अगर कोई डाउट हो जो मेरी वीडियो देख रहा है, इफ़ एनी कोई देख रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना कि भाई कोई डाउट है। अगर कोई डाउट भी आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं पर्सनली कॉल करके वो डाउट क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।